नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11 जो NCERT की पाठ्यपुस्तक है उसके 13वें चैप्टर अणुगति सिद्धांत का एक टॉपिक लेकर चल रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वास्तविक गैस। इस वीडियो में हम वास्तविक गैस होती क्या है, ये आदर्श व्यवहार से किस तरीके से विचलित हो जाती है, साथ में हम देखेंगे वास्तविक गैस के लिए अवस्था समीकरण जिसे हम वान डेर वाल्स समीकरण कहते हैं। इस वीडियो का जो महत्वपूर्ण भाग है वो यही है कि हम यहां पर वान डेर वाल्स जो समीकरण है, वास्तविक गैस समीकरण है, उसकी सिस्टमेटिक ढंग से व्युत्पत्ति समझने वाले हैं। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वास्तविक गैस होती क्या है। तो विद्यार्थियों, जो हमारी प्रकृति में हमारे चारों ओर मौजूद जो गैसें होती है वो सभी वास्तविक गैसें होती है। तो वास्तविक गैसें क्या है? जो सामान्य गैसें हमारे चारों ओर जो मौजूद गैसें हैं वो सारी की सारी वास्तविक गैसें हैं। क्लियर? तो सामान्य प्रकृति में चारों ओर पाई जाने वाली गैसें वास्तविक गैसें होती है। सामान्य प्रकृति में हमारे चारों ओर पाई जाने वाली गैसें, हमारे चारों ओर पाई जाने वाली गैसें, पाई जाने वाली गैसें वास्तविक गैसें होती है। वास्तविक गैसें होती है। क्लियर? अब देखिए, आदर्श गैस और वास्तविक गैस दोनों में क्या डिफरेंस है। हमने आदर्श गैस के लिए कुछ परिकल्पनाएं की है। आदर्श गैस में क्या होता है? देखिए, दो महत्वपूर्ण बातें आदर्श गैस के लिए हमने कंसीडर की। कौन सी दो बातें? कि इन गैसों के अणुओं के मध्य कोई आकर्षण या प्रतिकर्षण बल काम नहीं करता, अर्थात आदर्श गैस के अणुओं के मध्य कोई अंतरा आणविक बल काम नहीं करता। अंतरा आणविक बल हम शून्य लेकर चलते हैं। तो आदर्श गैस के अंदर जो अंतरा आणविक बल होता है, अंतरा आणविक बल, इस अंतरा आणविक बल को हम शून्य लेकर चलते हैं, अर्थात इनके अणुओं के मध्य कोई ऊर्जा संचित नहीं होती, आपस में कोई आकर्षण या प्रतिकर्षण बल काम नहीं करता। यह हम आदर्श गैस के अणुओं के मध्य लेकर चलते हैं। साथ में दूसरा जो महत्वपूर्ण अजम्पशन था, दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये थी कि आदर्श गैस के अणुओं का जो आयतन है वो पात्र के आयतन की तुलना में नगण्य होता है, या इनका जो आयतन होता है, अणुओं का आयतन, वो हम नगण्य लेकर चलते हैं। तो आदर्श गैस के अणुओं का आयतन, अणुओं का आयतन हम नगण्य लेकर चलते हैं। आयतन हम क्या लेकर चलेंगे? नगण्य। ये दो बातें हमने कंसीडर की आदर्श गैस के लिए। क्लियर? तब हमें आदर्श गैसों के जो नियम है उनसे हमें एक आदर्श गैस अवस्था समीकरण प्राप्त हुआ था, जिसे हम आदर्श गैस समीकरण कहते हैं। आदर्श गैस समीकरण क्या है? आदर्श गैस समीकरण देख लीजिए। पीवी बराबर होता है म्यू आर टी। पीवी बराबर क्या होता है? म्यू आर टी। ये सब कुछ हमने लास्ट वीडियो में व्युत्पन्न कर लिया था, जहां पी है आदर्श गैस का दाब, वी आयतन, म्यू मोलों की संख्या, आर गैस स्थिरांक और टी है उसका ताप। क्लियर? हम यहां पर बात करेंगे कि आदर्श गैस और वास्तविक गैस दोनों में क्या डिफरेंस है। तो देखिए, एक अवस्था समीकरण ही चेंज हो जाता है और वास्तविक गैस के अंदर अंतराण्विक बल शून्य नहीं होता, अणुओं का भी आयतन हम लेकर चलते हैं। ये मेन जो डिफरेंस है वो यही है, और इसी की वजह से इनका जो अवस्था समीकरण है वास्तविक गैसों का, वो आदर्श गैसों से भिन्न होता है। यहां पर आप देखेंगे कि यदि मैं बात करूं 1 मोल गैस के लिए, तो पीवी अपॉन में आर टी बराबर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए।
ये किसके लिए है? म्यू बराबर 1 मोल के लिए। म्यू बराबर 1 मोल के लिए हमने यहां पर जो म्यू है उसको कितना ले लिया है? 1 ले लिया है। देन पीवी अपॉन में जो आरटी है इसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। ये हमने आदर्श गैस के लिए बता दिया है। अब हम वापस लौटते हैं वास्तविक गैसों की ओर। तो वास्तविक गैसें हमारी प्रकृति में जो हमारे चारों ओर जो भी गैसें है वो सारी की सारी वास्तविक गैसें होती है। ये गैसों के नियमों की पालना नहीं करती, इसमें गैसों के नियम लागू नहीं होते। विशेष परिस्थितियों में लागू हो सकते हैं। वो कौन सी विशेष परिस्थितियां होगी आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो यहां पर वास्तविक गैसें गैसों के नियमों का पालन नहीं करती। तो ये गैसों के नियमों का पालन नहीं करती। गैसों के नियमों का पालन नहीं करती। नियमों का पालन नहीं करती है। क्लियर? ये समझ में आ गया? अब देखिए, हम यहां पर आदर्श गैस के लिए तो क्या जानते हैं? पीवी अपॉन में आरटी 1 के इक्वल होता है। हमने यहां से ही पुट कर दिया, इधर आरटी का भाग लगा दिया, म्यू बराबर 1 मोल ले लिया, तो पीवी अपॉन में आरटी है वो 1 के इक्वल होगा। यदि मैं ग्राफ खींचूं आदर्श गैस और वास्तविक गैसों के लिए पीवी अपॉन आरटी तथा दाब के मध्य, देन हमें किस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होने वाला है वो देख लीजिए। हम यहां पर ग्राफ खींच रहे हैं। देखिए, इस ग्राफ को आप अच्छे से समझ लीजिए। एक तरफ हम ले रहे हैं पीवी अपॉन में आरटी, दूसरी तरफ हम ले रहे हैं प्रेशर P। ये जो पीवी अपॉन में आरटी है इसका जो मान है वो आंकिक मान होगा, और इसका जो मान है वो हम लेकर चल रहे हैं यहां पर 0.5, यहां पर 1, यहां पर 1.5, यहां पर इसका मान हो गया है 2.0। और जो प्रेशर है वो हम एटीएम में लेकर चल रहे हैं, वायुमंडलीय दाब में लेकर चल रहे हैं। और यहां पर जो प्रेशर है वो जैसे 200 एटीएम है, यहां पर ये 400 एटीएम है, 600 एटीएम है। ये वायुमंडलीय दाब के लिए हमने मात्रक लिया है इसमें प्रेशर का, वायुमंडलीय दाब। क्लियर? अब यदि हम बात करें आदर्श गैस की, आदर्श गैस के लिए हम ये जानते हैं कि पीवी अपॉन में आरटी 1 होता है, तो प्रेशर के साथ में उसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, 1 के इक्वल ही रहेगी। तो ये जो ग्राफ है आदर्श गैस के लिए इस टाइप का ग्राफ प्राप्त होने वाला है। ये जो हमने डॉटेड लाइन दिखाई है वो किसके लिए है? आदर्श गैस के लिए है। किसके लिए है? आदर्श गैस के लिए हमने ये डॉटेड लाइन दिखाई है, क्योंकि आदर्श गैस का जो पीवी अपॉन में आरटी का मान है सभी दाबों पर समान रहता है, 1 के इक्वल होगा। क्लियर? अब हम अन्य गैसों की बात करते हैं। यहां पर अन्य गैसों के अंदर हम गैस ले लेते हैं हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस का जो ग्राफ है वो इस तरीके से हमें प्राप्त होने वाला है। H2 का ग्राफ हमें इस तरीके से प्राप्त होगा। जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होगा इसका जो विचलन है वो बढ़ता जाएगा। देखो, प्रेशर जैसे बढ़ेगा तो विचलन, जैसे हमने दाब बढ़ाया तो इसका जो विचलन है वो बढ़ता ही गया। मतलब आदर्श गैस यहां पर होती है डॉटेड लाइन से, तो इस आदर्श गैस से विचलन बढ़ता ही गया। यहां से डिस्टेंस बढ़ गई है तो विचलन भी बढ़ गया है। अन्य गैसों को ले लेते हैं। अब मैं यहां पर ले रहा हूं नाइट्रोजन गैस। तो नाइट्रोजन गैस के लिए देखिए ये जो वक्र है वो इस तरीके से प्राप्त होता है। ये कौन सी गैस है? नाइट्रोजन गैस है विद्यार्थियों। मैं यहां पर मेथेन गैस लेकर चलता हूं। तो मेथेन गैस के लिए जो वक्र है वो इस तरीके से आएगा CH4। मैं यहां पर एक अन्य गैस और ले लेता हूं और यहां पर हम ले लेते हैं CO2। तो CO2 का जो विचलन है वो इस तरीके से प्राप्त होने वाला है। ये जो ग्राफ है वो किसके लिए है? CO2 के लिए। आप यहां पर देखेंगे कि इस आदर्श गैस के नजदीक जो व्यवहार है वो निम्न दाब पर ही होता है। कब होता है? निम्न दाब के ऊपर जो गैसें हैं वो आदर्श गैस की भांति बिहेव करती है, लगभग बिहेव करती है, एज इट इज बिहेव नहीं करेगी। ये जो वक्र हैं वो इस तरीके से इसके नजदीक प्राप्त होते हैं, ऐसे प्राप्त हो रहे हैं ये वक्र। क्लियर? तो जब प्रेशर कम होता है, दाब कम होता है, तो वास्तविक गैसें लगभग आदर्श गैस की तरह बिहेव
करती है। तो ये तो हमने यहां पर प्रेशर के साथ में पीवी अपॉन में आरटी का ग्राफ खींचा, विभिन्न गैसों के लिए खींचा, आदर्श गैसों के लिए खींचा। अब यहां पर हम बात करेंगे ताप के साथ में आदर्श गैसें किस तरीके से विचलित होती है। यहां पर हमने इनका टेम्परेचर एक समान रखा, फिर ये ग्राफ हमने खींचा है। अब मैं यहां पर एक ग्राफ है आपके सामने और रख देता हूं। देखिए, ये तो आदर्श गैस के लिए था ही। ये जो ग्राफ है, अब की बार भी हमें यहां पर पीवी अपॉन में आरटी, पीवी अपॉन में आरटी, इधर हम लेकर चल रहे हैं प्रेशर, इधर हम लेकर चल रहे हैं प्रेशर। तो देखिए, हम पीवी अपॉन में आरटी का जो मान है वो क्या जानते हैं, आदर्श गैस के लिए। ये तो किसके लिए है, आदर्श गैस के लिए है विद्यार्थियों। तो पीवी अपॉन में आरटी का जो मान है वो कांस्टेंट रहता है, 1 के इक्वल रहता है, नियत रहता है। अब मैं यहां पर बात करता हूं, जब हम बात करेंगे यहां पर टेम्परेचर की, हम कोई एक वास्तविक गैस ले लेते हैं और उसके टेम्परेचर की यहां पर हम चर्चा करेंगे। तो विद्यार्थियों, जो हम बात करें कि जब हमारे पास में जैसे टेम्परेचर है 200 केल्विन, टेम्परेचर कितना है, 200 केल्विन का टेम्परेचर है, तब हमें इस तरीके का किसी गैस के लिए वक्र प्राप्त होने वाला है। जैसे आप नाइट्रोजन गैस ही ले लीजिए, तो इस तरीके का वक्र हमें मिलने वाला है। हम 200 केल्विन से टेम्परेचर बढ़ाकर, थोड़ा सा बढ़ाकर हम 500 केल्विन कर देते हैं। तो 500 केल्विन जब हम करेंगे तो इसका जो व्यवहार है वो थोड़ा सा इस तरीके से विचलित हो जाएगा। ये हमने कर दिया है 500 केल्विन का टेम्परेचर, और जब हम और यदि हम यहां पर टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो इसका आदर्श गैस के लगभग व्यवहार करेगी। ये जो गैस है वो किसकी तरह व्यवहार करेगी, तो देखो ये जो वक्र है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा तो ये आदर्श गैस के नजदीक पहुंच गया, आदर्श गैस के नजदीक पहुंच गया, और इधर से भी नजदीक पहुंच गया। तो निम्न दाब, दाब तो क्या होना चाहिए, निम्न होना चाहिए। जितना दाब कम होता है, जो वास्तविक गैसें हैं वो आदर्श गैस की तरह ही बिहेव करती है। उच्च दाब, निम्न दाब और उच्च ताप पर जो वास्तविक गैसें हैं वो लगभग आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती है। तो चलिए, मैं ये जो स्टेटमेंट है, काफी महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है, आपके सामने रख देता हूं कि इसको आपको ध्यान में रखना है। वास्तविक गैसें, जो वास्तविक गैसें हैं वो निम्न दाब, दाब तो क्या होना चाहिए, निम्न होना चाहिए, निम्न दाब व उच्च ताप पर, उच्च ताप पर लगभग आदर्श गैसों की भांति, गैसों की भांति व्यवहार दर्शाती है, व्यवहार दर्शाती है। तो ये तो एकदम क्लियर होना चाहिए कि देखिए, निम्न दाब पर, दाब बहुत कम होगा और ताप बहुत उच्च होगा, तब जो वास्तविक गैसें हैं वो भी आदर्श गैसों की भांति बिहेव करेगी। उसके पीछे रीजन देखिए, जो हमने दो अजम्पशन हमने यहां पर किए थे आदर्श गैस के अंदर, वही है एक तरीके से, लॉजिक वही का वही आ जाएगा। देखेंगे कैसे। यहां पर आप समझिए कि ये हमारे पास में कोई पात्र है, कोई कंटेनर हमने ले लिया है, इसमें गैस के पार्टिकल्स भरे हुए हैं, क्लियर। और यदि आप यहां पर इसका प्रेशर इंक्रीज कर दें, तो प्रेशर इंक्रीज करने का मतलब हाँ, आप इसका आयतन कम कर दो, अणुओं की संख्या उतनी की उतनी रखिए, आयतन आप कम कर दीजिए। आयतन कम करेंगे तो इसका प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। आयतन यहां पर आपने क्या किया, कम, तो प्रेशर इनका क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो विद्यार्थियों, इसमें क्या होता है, ये इनके स्वतंत्र विचरण के लिए जो आयतन होता है यहां पर, ये होता है ज्यादा, और गैसों के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका आयतन इस टोटल जो आयतन है उसकी तुलना में हम नगण्य मान सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं, बट यहां पर नहीं कर सकते। इसलिए जब प्रेशर ज्यादा होता है तब जो वास्तविक गैसें हैं वो आदर्श गैस की तरह बिहेव नहीं करेगी, इस कंडीशन में कर सकती है।
अभी हमें वास्तविक गैसों के लिए अवस्था समीकरण फाइंड आउट करेंगे, उसमें इसको बेटर तरीके से समझ लेते हैं। देखिए, जो आदर्श गैस समीकरण है उसमें हमने जो परिकल्पना मानी उनको हम यहां पर हटा देंगे, तो वही जो समीकरण है, आदर्श गैस समीकरण है, उसको हम वास्तविक गैस समीकरण में कन्वर्ट कर लेंगे। चलिए देख लेते हैं, समझ लेते हैं। एक बार इन सबको मैं यहां से हटा देता हूं। विद्यार्थियों, अब यहां पर हम चर्चा करेंगे वॉन डेर वाल समीकरण, अर्थात जो वास्तविक गैस है उसके अवस्था समीकरण की यहां पर हम चर्चा कर लेते हैं, इसकी व्युत्पत्ति कैसे करेंगे। देखिए विद्यार्थियों, आदर्श गैस के अंदर हमने क्या माना, एक तो अंतरा आणविक बल हमने नगण्य माना, शून्य माना। तो जबकि वास्तव में अंतरा आणविक बल होता है, साथ में हमने ये भी माना कि जो आदर्श गैस है उसके अणुओं का जो आयतन है वो नगण्य होता है, जबकि ऐसा नहीं होता। आयतन यदि बहुत कम है, अणुओं की संख्या ज्यादा है, तो उस कंडीशन में हम अणुओं के आयतन को नगण्य नहीं मान सकते। तत्पश्चात वॉन डेर वाल नामक वैज्ञानिक ने जो आदर्श गैस है उसमें 2 संशोधन किए और उसके पश्चात वास्तविक गैसों के लिए अवस्था समीकरण प्राप्त की। हम वही देख लेते हैं। देखिए, आदर्श गैस समीकरण तो हम क्या जानते हैं, आदर्श गैस समीकरण, आदर्श गैस समीकरण हम जानते हैं पीवी बराबर म्यू आर टी, जहां म्यू मोलों की संख्या, आर गैस स्थिरांक, टी ताप, पी ये मैं लिख रहा हूं पी आई और वी को लिख रहा हूं वी आई। पी आई का मतलब है आदर्श गैस का दाब, वी आई का मतलब है आदर्श गैस का आयतन, क्योंकि आदर्श गैस समीकरण है। अब इसी में हम क्या करेंगे, 2 संशोधन करेंगे, और ये जो 2 संशोधन है वो वॉन डेर वाल ने बताए। देखिए, इनको हम वॉन डेर वाल संशोधन भी कह सकते हैं। वॉन डेर वाल ने निम्न 2 संशोधन किए, वॉन डेर वाल ने निम्न 2 संशोधन किए। कौन कौन से संशोधन है वो देख लीजिए, समझ लीजिए। पहला जो संशोधन है उसको हम दाब संशोधन कह रहे हैं। दाब में इन्होंने क्या किया, संशोधन किया, चेंजेज किया। और देखिए, दाब में चेंजेज क्यों किया, क्योंकि अणुओं के मध्य अंतरा आणविक बल पाया जाता है, उस वजह से दाब में संशोधन करना पड़ा। जो वास्तविक दाब और आदर्श दाब है उसमें अंतर आ गया। देखिए क्यों आया वो भी समझ लेते हैं कि अंतरा आणविक बल शून्य नहीं होता है। मैं यहां पर गैसों के अणुओं के मध्य, गैसों के अणुओं के मध्य अंतरा आणविक बल शून्य नहीं होता। अंतरा आणविक बल शून्य नहीं होता है, नहीं होता है, उसको हम नगण्य कंसीडर नहीं कर सकते। और जब नगण्य कंसीडर नहीं कर सकते तो देखिए क्या होता है। यहां पर मैं एक ले रहा हूं पात्र, ये मैंने एक कंटेनर ले लिया है और इसमें कुछ गैस के पार्टिकल्स आपके सामने रख रहा हूं कि ये हमारे पास में कुछ गैस के पार्टिकल्स हैं और वो गैस के पार्टिकल्स देखिए किस तरीके से बल का अनुभव करते हैं। देखिए बोर्ड के ऊपर आप फोकस करेंगे, ये हमारे पास में एक गैस का अणु है, तो इस गैस के अणु पर ये वाला जो अणु है वो आकर्षण बल लगाता है, ये वाला लगाता है, ये वाला लगाता है, ये वाला लगाता है। अपने चारों ओर मौजूद जितने भी अणु होते हैं वो इसको आकर्षित करते हैं, चारों ओर से आकर्षित होंगे और कुल बल इसके ऊपर शून्य हो जाएगा। तो इस अणु के द्वारा जो अंदर की ओर मौजूद है उसके द्वारा जो पात्र या कंटेनर है उसकी दीवार पर कोई दाब नहीं डाला जाता, क्योंकि उसके चारों ओर बल काम करते हैं। इस तरीके से बल काम करेंगे। अब देखिए क्या होता है, यदि मैं यहां पर बात करूं, यहां पर बात करता हूं, इसके पृष्ठ के नजदीक जो अणु होते हैं उस अणु को भी इधर से इस तरीके से खींचा जा रहा है, लेकिन इसको चारों ओर से नहीं खींचा जा रहा,
जो पृष्ठ की ओर जो लगने वाला बल है वो यहां पर काम नहीं करता, इसके ऊपर इधर ही बल काम करता है। तो यहां पर ये जो गैस के अणु है, इनके अणुओं के मध्य हमने अंतरा आणविक बल आदर्श गैस में शून्य लिया था, उस वजह से इसके ऊपर दाब काम कर रहा था P, और उस दाब को हम कह रहे थे PI से लिख रहा हूं मैं यहां पर आदर्श गैस का दाब या आदर्श दाब, इसको मैं कह देता हूं। इसको हम क्या कह रहे हैं? आदर्श दाब। ये आइडियल प्रेशर है, आदर्श दाब है, जब अणुओं के मध्य कोई दाब काम नहीं करता। लेकिन अब क्या हो गया है कि इस अणु को यहां पर बाकी के जो अणु हैं वो अंतराण्विक बल से खींच रहे हैं, इसलिए ये उतना दाब नहीं लगा पाता जितना हमने आदर्श गैस में माना। ये जो अणु है वो इस दीवार के ऊपर उतना दाब नहीं लगा रहा जितना आदर्श गैस की स्थिति में लगा रहा था। क्लियर? तो इसका मतलब है कि जो वास्तविक गैस है उसके अंदर क्या हो जाता है? दाब में कमी आ जाती है। वास्तविक गैसों के अंदर दाब में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। वास्तविक गैसों के द्वारा पात्र की दीवारों पर डाला जाने वाला दाब कम होता है। तो जो वास्तविक दाब है, वास्तविक दाब, उसको मैं लिख रहा हूं PR से, और ये जो PR होता है ये होता है कम, और आदर्श गैस के लिए जो दाब होता है वो होता है ज्यादा। इसको एकदम क्लियर कर लीजिए, PR छोटा है, PI बड़ा है। क्लियर? एक बार फिर से मैं समझा देता हूं कि अणुओं के मध्य जब आकर्षण बल काम नहीं करता, आकर्षण बल जब काम नहीं करता तो उस स्थिति के अंदर दाब होता है वो है PI, और जैसे ही अणुओं के मध्य दाब काम करता है, ये बाकी के जो अणु है वो इस पृष्ठ के नजदीक, दीवार के नजदीक वाले अणु को अपनी ओर खींचते हैं, तो ये जो अणु है वो उतना दाब नहीं लगा पाता जितना आदर्श गैस की स्थिति में लगा रहा था। तो इसका मतलब है कि वास्तविक गैस से जैसे ही लेंगे या अंतरा आणविक बल जैसे ही हम कंसीडर करेंगे, तो जो पात्र की दीवारों पर डाला जाने वाला दाब है उस दाब में कमी आ जाती है। तो वास्तविक गैस का जो दाब होता है, वास्तविक जो दाब होता है वो लेस देन है PI से, आदर्श गैस के दाब से, आदर्श दाब से। ये इसको एकदम क्लियर कर लीजिए। आदर्श दाब जो है PI वो बड़ा होगा और वास्तविक जो दाब है वो छोटा होगा। क्लियर? तो यहां से आप देखें, समझें, मैं यहां से PI बराबर पुट कर सकता हूं PR प्लस एक कोई राशि में कंसीडर कर लेता हूं जो वास्तविक जो दाब होता है उसमें कुछ दाब और इंक्लूड करेंगे, तब जाकर हमें आदर्श दाब प्राप्त होगा। PI है वो PR प्लस अक्स। इसका मतलब तो ये हुआ है कि जो आप ऐसे समझ लीजिए, इसको यहां से समझें इसको, कि जो PR होता है, वास्तविक दाब होता है, वो आदर्श दाब में से कुछ दाब कम हो गया है। देखो, इसे समझिए, आप अच्छे से समझ लीजिए। यही तो हमने कहा कि आदर्श स्थिति के अंदर जो दाब होता है उस दाब में से क्या हो जाती है? अक्स की कमी आ गई है। दाब में क्या आ गई है? कमी आ गई है। तो जो PI है वो PR प्लस अक्स हो जाएगा। अब यहां पर जो दाब में कमी आती है, ये जो अक्स है इसकी वैल्यू हम यहां पर फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो एक बार फिर से सुन लीजिए, वास्तविक गैसों के द्वारा पात्र की दीवारों पर डाला जाने वाला दाब आदर्श स्थिति के अंदर डाले जाने वाले दाब से कम होता है, और वो हमने यहां पर अक्स मान लिया कि PI से ये अक्स कम हो जाता है तब PR आता है। अब इस अक्स को देख लेते हैं, भाई दाब में जो कमी होती है वो किस वजह से होती है, यहां पर इसको समझ लीजिए। दाब में कमी, दाब में जो कमी है उसको हम लिख रहे हैं अक्स से, और अक्स है ये समानुपाती होता है। देखो दाब में उतनी ही कमी होगी जितना इसके ऊपर इधर की ओर बल लगता है। इधर की ओर जितना ज्यादा बल लगेगा दाब में उतनी ही कमी होगी, दाब में उतनी ही कमी होगी। ये तो क्लियर हो गया कि भाई इसको, इस अणु को जितने अणु इधर खींचेंगे, मतलब अंतरा आणविक बल जितना ज्यादा इसके ऊपर काम करेगा, दाब भी उतना ही कम होगा। तो जो दाब में कमी है वो डिपेंड करती है इन अणुओं की संख्या पर, इन अणुओं की संख्या के ऊपर डिपेंड करती है। अणुओं की संख्या डिपेंड करती है घनत्व पर। जितना ज्यादा घनत्व होगा अणुओं की संख्या उतनी ही ज्यादा होगी। तो यहां पर ये जो अक्स है वो
घनत्व के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है? घनत्व के समानुपाती होता है। इसको एकदम क्लियर कर लीजिए। और ये जो घनत्व है वो देखिए, घनत्व किसके इक्वल है? घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बट्टे में आयतन। द्रव्यमान बट्टे में आयतन होता है। और द्रव्यमान तो होता है एक अणु का द्रव्यमान इंटू मोलों की संख्या। एक अणु का द्रव्यमान इंटू मोलों की संख्या, वो तो गैस का द्रव्यमान आ जाएगा, ठीक है। बट्टे में आयतन, तो ये जो घनत्व है वो मोलों की संख्या। और देखिए यहां से मैं एकदम क्लियर कर देता हूं, अक्स है वो समानुपाती है घनत्व के, और जो घनत्व है वो खुद समानुपाती है म्यू बट्टा वी के। तो ये तो आ गई हमारे पास में इक्वेशन नंबर 1। पहली इक्वेशन आ चुकी है कि जो अक्स है वो म्यू अपॉन वी के समानुपाती है। यहां म्यू मोलों की संख्या, वी आयतन। आयतन जितना कम होगा अक्स का मान उतना ही ज्यादा होगा, दाब में उतनी ही ज्यादा कमी होगी। मोलों की संख्या जितनी ज्यादा होगी उतना ही दाब में कमी होगी। देखो वी तो कम होना चाहिए, म्यू ज्यादा होना चाहिए, दाब में कमी ज्यादा करनी है। तो क्लियर? अब देखिए ये जो अक्स का मान है वो एक अन्य तरीके से भी दूसरी राशि के ऊपर भी डिपेंड करता है कि दाब में कमी इसमें इस पृष्ठ के ऊपर आकर टकराने वाले अणुओं की संख्या पर भी डिपेंड करता है। प्रति एकांक आयतन पर या प्रति एकांक क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड टकराने वाले अणुओं की संख्या, क्योंकि यहां पर आकर टकराएंगे तो वो उनके संवेग में भी यहां से आकर टकराएंगे, ऐसे टक्कर खाने के बाद में वो इधर वापस जाएंगे तो उनके संवेग में परिवर्तन आएगा, और संवेग में परिवर्तन आएगा तो इसके ऊपर बल लगेगा, और प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला जो बल होता है उसी को ही तो हम दाब कहते हैं। तो देखिए ये जो दाब है या जो दाब में जो परिवर्तन आ रहा है अक्स, ये डिपेंड करता है पात्र की दीवारों पर प्रति सेकंड, पात्र की दीवारों पर प्रति सेकंड प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर टकराने वाले अणुओं की संख्या पर। तो देखिए यहां से इस अक्स को हम क्या लिख सकते हैं कि अक्स समानुपाती होता है अणुओं की संख्या, जिसको मैं n से पुट कर दूं। अणुओं की संख्या को हमने किससे पुट कर दिया? n से। और इसके साथ में ये क्षेत्रफल पर भी डिपेंड करता है, जिसको मैंने a से लिख दिया। t पर भी निर्भर करता है। यहां से ही जो अणुओं की संख्या होती है वो मोलों की संख्या के समानुपाती होती है। अणुओं की संख्या किसके समानुपाती? अणुओं की संख्या जितनी ज्यादा होगी मोल भी उतने ही ज्यादा होंगे। तो n है वो म्यू के समानुपाती। ये जो क्षेत्रफल है कि भाई किसी भी पात्र के दीवारों का जो क्षेत्रफल है वो उसके आयतन के समानुपाती होता है। या आप इस t को आप क्या कर सकते हैं, जो समय है उसको आप दूरी इंटू दूरी बट्टे में हम वेग लिख सकते हैं, वेग ऊपर चला जाएगा। और a इंटू जो दूरी है उसको हम आयतन लिख सकते हैं, a इंटू जो दूरी होती है अक्स है उसको हम आयतन लिख सकते हैं। तो ये जो क्षेत्रफल है वो आयतन के समानुपाती होता है। तो यहां से अक्स है वो म्यू बट्टा वी के समानुपाती है। तो यहां से भी इस कंडीशन में भी जो अक्स है वो वी म्यू अपॉन में वी के समानुपाती, और यहां पर भी समीकरण 2 से भी म्यू अपॉन वी के समानुपाती। तो समीकरण 1 व 2 से जो अक्स है वो समानुपाती हो गया है म्यू अपॉन वी के स्क्वायर के। और यहां से जब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट यहां पर हम पुट कर देंगे। और विद्यार्थी ये जो कांस्टेंट है उसको हम a से लिख रहे हैं, जो कि म्यू स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर के इक्वल होता है। इसको मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 3। ये जो a है इसको वान डेर वाल नियतांक कहते हैं, और ये गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। क्लियर? ये जो a है वो क्या है? एक वान डेर वाल नियतांक है, इसकी वैल्यू अल्प होती है। और यहां से ही ये जो अक्स है वो दाब है, v यहां पर आयतन है, ये म्यू मोलों की संख्या, इसका मात्रक विमा यहां से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी सूत्र की सहायता से फाइंड आउट किया जा सकता है। क्लियर? तो इसके आप ध्यान में रखें, अक्स का मान हम यहां पर पुट कर देते हैं। तो हमें देखो पी बराबर क्या मिल चुका है? पी बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा पी आर प्लस ए
म्यू स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, और इसे हम इक्वेशन नंबर इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। ये मैं दे देता हूं इक्वेशन नंबर ए, समीकरण ए हम दे देंगे। इसमें जो पी आई है इसका मान हमने निकाल लिया है, पी आर प्लस ए म्यू स्क्वायर बाई वी स्क्वायर आ चुका है। ये हमने दाब संशोधन समझ लिया है। दाब संशोधन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि अणुओं के मध्य अंतराण्विक बल काम करता है, तत्पश्चात दीवारों पर लगने वाला दाब बदल जाता है और दाब है उसमें कमी आ जाती है, और वो जो कमी है वो घनत्व के वर्ग के समानुपाती होती है, और उससे हमारे पास में यहां से इक्वेशन नंबर 3 आ जाती है। तत्पश्चात जो आइडियल दाब है वो रियल दाब प्लस ए म्यू स्क्वायर बाई वी स्क्वायर के इक्वल हो जाता है। अब हम इसमें एक और संशोधन करेंगे जिसको हम आयतन संशोधन कहते हैं। इस वी के अंदर संशोधन करना पड़ेगा। तो देखिए क्या हो जाएगा ये। अब यहां पर हम बात करेंगे आयतन संशोधन की। देखिए आयतन संशोधन की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि आदर्श गैस में हमने अणुओं का आयतन नगण्य ले लिया था, शून्य ले लिया था। तो जो भी आयतन हम लेकर चलते हैं आदर्श गैस समीकरण में, तो वो पात्र के आयतन के बराबर होता है। लेकिन एक्चुअल स्थिति भिन्न है, आदर्श गैस से थोड़ी सी भिन्न है। जो हम आयतन लेकर चलते हैं वो है कि गैस के अणु जितनी क्षेत्र में स्वतंत्रता से गति कर सकते हैं वो वाला आयतन होता है। तो उनके खुद के आयतन को वहां से हमें एक्सक्लूड करना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा। तो देखिए क्या होता है, एक बार इसको समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास में ये कोई कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर गैस के पार्टिकल्स भरे पड़े हैं। इस तरीके से गैस के पार्टिकल मौजूद हैं। क्लियर? अब देखिए यहां पर हमने आदर्श गैस की स्थिति के अंदर जो आयतन है वो इस पूरे पात्र का ही आयतन ले लिया था। मतलब इन गैस के पार्टिकल्स के लिए घूमने के लिए, गति करने के लिए जो आयतन हमने लिया था वो हमने V ले लिया था, VI के बराबर लिया था। देखो यहां पर मैं लिख रहा हूं VI, ये है आदर्श आयतन। तो एक्चुअल में जो आदर्श आयतन है वो है कौन सा? ये जो गैस के पार्टिकल्स हैं ये घूमने के लिए जितना स्पेस इनके चारों ओर जो बचा हुआ है ये है VI आदर्श आयतन। ये वाला है आदर्श आयतन। तो जो आदर्श आयतन है वो इसके वास्तविक आयतन से कम है। आदर्श आयतन है वो क्या है? वास्तविक आयतन से कम है। देखो इसको ऐसे समझें, यहां पर जो रियल में आयतन है, ये पूरे पात्र का जो आयतन है ये वाला, यहां पर इसको हम लिख रहे हैं VR से, और जबकि VI तो क्या है? इन गैस के पार्टिकल्स के लिए घूमने के लिए, स्वतंत्र रूप से गति करने के लिए आयतन, जिसको हमने VI से लिखा है। ये वाला जो VI है वो यहां पर कम है और VR यहां पर ज्यादा है। जो रियल में आपने आयतन लिया वो ये वाला लिया, जबकि होना कौन सा चाहिए था? ये होना चाहिए था रियल में दो आदर्श आयतन है। मतलब यहां पर जो अवस्था समीकरण हम फाइंड आउट करते हैं तो उसके अंदर जो आयतन लिया जाना चाहिए वो होता है कि गैस की जो पार्टिकल्स हैं जितने क्षेत्र में, जितने आयतन में स्वतंत्र रूप से गति कर सकते हैं, तो वो होता है VI। तो VI है वो VR से छोटा है। VI क्या है? VR से छोटा है, VR ग्रेटर देन VI। अब यहां पर हम बात करें कि भाई VR है वो किसके इक्वल होगा? तो VR इक्वल होगा कि VI और साथ में इन गैस के पार्टिकल्स का आयतन। तो प्लस में मैं यहां पर गैस के पार्टिकल्स का जो आयतन है वो Y कंसीडर कर लेता हूं। ये जो Y है वो क्या है? गैस के अणुओं का आयतन, गैस के अणुओं का आयतन। तो क्योंकि गैस के अणुओं का आयतन होता है, हम उनको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। गैस के अणुओं के आयतन को हम नगण्य कंसीडर नहीं कर सकते, और जब आयतन बहुत कम होता है तो उस स्थिति में बिल्कुल भी नहीं कर सकते। जब आयतन बहुत ज्यादा है, जैसे मान लीजिए कि आयतन बहुत ज्यादा है और आयतन यदि आप बहुत कम कर देंगे और अणु उतने के उतने ही रखेंगे तो उस स्थिति में हम गैस के अणुओं का आयतन नगण्य नहीं मान सकते। आयतन यदि बहुत ज्यादा है तो उस कंडीशन में हम अणुओं के आयतन को नगण्य मान सकते हैं। क्लियर? तो यहां पर आप देखें
कि हम इस गैस के अणु जितने स्वतंत्र आयतन में गति कर सकते हैं वो है आदर्श आयतन VI। साथ में इसके अंदर जब हम इंक्लूड करेंगे गैस के पार्टिकल्स का आयतन जिसको हम यहां पर Y से पुट कर रहे हैं, तो इन दोनों को मिलाकर हमें वास्तविक जो आयतन है वो मिलने वाला है। अब ये जो Y है गैस के अणुओं का जो आयतन है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? गैस के जो अणुओं का आयतन है वो निर्भर करेगा मोलों की संख्या पर, गैस के अणुओं की संख्या पर। किस पर डिपेंड करेगा? गैस के अणुओं की संख्या। और गैस के अणुओं की जो संख्या होती है वो मोलों की संख्या के ऊपर निर्भर करती है। तो Y है वो एक तरीके से म्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई है, मोलों की संख्या के समानुपाती हो गई है। और यहां पर Y का जो मान है वो आ जाएगा, यहां से हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे और एक कांस्टेंट यहां पर हम पुट कर देंगे, जिसे हम B से पुट कर रहे हैं। यह भी वान डेर वाल नियतांक कहलाता है। क्या कहलाता है? वान डेर वाल नियतांक। B से इसको हम पुट कर रहे हैं और यहां से इसी फॉर्मूले की सहायता से ये आयतन है, ये मोलों की संख्या है, B का मात्रक और विमा आप फाइंड आउट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। देखिए विद्यार्थियों, तो Y की वैल्यू यहां पर हम पुट कर देंगे तो VR कितना आ गया है? यहां पर देखिए VR बराबर हमें मिल चुका है VI प्लस में Y का मान है म्यू B। तो यहां से VI बराबर हमें मिल चुका है VR माइनस में म्यू B। इसको मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 3। हमें इक्वेशन नंबर 3 प्राप्त हो चुकी है। समीकरण 2 और 3 को उठाकर हम समीकरण 1 में पुट कर देंगे तो हमें जो स्थिति है वो आदर्श गैस से वास्तविक गैस वाली स्थिति। तो आदर्श गैस है उसके अंदर ही हमने संशोधन किए हैं, उसके अंदर ही हमने परिवर्तन किए हैं। मतलब जो PI है वो एक्चुअल में ये होना चाहिए और VI है वो एक्चुअल में ये होना चाहिए, क्योंकि आदर्श गैस समीकरण ही कुछ परिकल्पनाओं पर आधारित है। और यदि हम परिकल्पनाओं को हटा दें, रियल स्थिति की बात करें, तो PI का रियल मान ये होगा और जो आयतन है VI उसका रियल मान ये होगा। क्लियर? तो यहां पर आप देखें तो समीकरण 2 और 3 को किस में पुट कर देंगे? 2 व 3 को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, एक के अंदर जब हम इसको पुट कर देंगे देन हमें क्या मिल जाएगा? P का जो मान है वो P प्लस A म्यू स्क्वेयर बाई V स्क्वेयर। फिर VI का मान है VR माइनस म्यू B। इसको हम V से ही पुट कर देते हैं, V माइनस म्यू B बराबर म्यू RT। और ये हमें प्राप्त हो चुकी है वास्तविक गैस समीकरण। क्या मिल गया है? वास्तविक गैस समीकरण हमें प्राप्त हो चुकी है। क्लियर? तो विद्यार्थियों ये है म्यू मोल वास्तविक गैस के लिए वास्तविक गैस समीकरण। इसको हम वान डेर वाल समीकरण भी कहते हैं। यही क्या है? वान डेर वाल समीकरण। वान डेर वाल समीकरण भी यही है। क्लियर? तो वान डेर वाल समीकरण कह दीजिए, वास्तविक गैस समीकरण कह दीजिए, म्यू मोल गैस के लिए वास्तविक गैस समीकरण होती है। तो ये हमने 2 संशोधन किए हैं। विद्यार्थी यहां पर आज के इस वीडियो में हमने वास्तविक गैस समीकरण या आदर्श गैस जो वान डेर वाल गैस समीकरण है उसकी व्युत्पत्ति यहां पर हमने देखी है। यहां पर ये जो A है B है इनका मात्रक विमाई कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। और यदि हम 1 मोल गैस की बात करें तो यहां पर म्यू बराबर 1 पुट कर देंगे, यहां पर भी 1 पुट कर देंगे, यहां पर भी 1 पुट कर देंगे। चलिए मैं आपके सामने रख देता हूं 1 मोल गैस के लिए म्यू बराबर 1 मोल के लिए वास्तविक गैस समीकरण, वास्तविक गैस समीकरण क्या हो जाएगा उस कंडीशन में? P प्लस में A बाई V स्क्वेयर इंटू में V माइनस B बराबर RT। ये हमें 1 मोल गैस के लिए वास्तविक गैस समीकरण प्राप्त हो चुकी है। तो विद्यार्थियों ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने आदर्श जो वास्तविक गैसें हैं उसका आदर्श गैस से किस तरीके से व्यवहार विचलित हो जाता है इसके बारे में अध्ययन किया।
साथ में हमने वास्तविक गैसों के लिए अवस्था समीकरण यहां पर हमने देखा। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।